माधुरी दिल्ली शहर की रहने वाली थी। उसे दिल्ली की फेमस बाहुबली थाली खाना बहुत पसंद था, जो कि दिल्ली की फेमस चीजों में से एक थी। एक दिन वो अपने पति राहुल के साथ शॉपिंग पर जाती है, जहां उसे एक फेमस रेस्टोरेंट दिखता है जहां बाहुबली थाली मिल रही थी। वो तुरंत अपने पति को गाड़ी रोकने को कहती है। क्या हुआ? तुमने गाड़ी रोकने के लिए क्यों कहा? नहीं, मुझे पहले आप दिल्ली की फेमस बाहुबली थाली खिलाओगे, उसके बाद ही मैं कहीं जाऊंगी। या तुम भी क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? अरे बाद में खा लेना आकर, अभी चलो। नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे, पहले खाना तब जाना। चलिए महारानी जी चलिए, यहाँ खड़े होकर आपसे बहस करूंगा ना तो पक्का लेट हो जाऊंगा। राहुल और माधुरी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। तभी एक वेटर उनके लिए 2 बाहुबली थाली लेकर आता है, जिसे देखकर राहुल बोलता है। अरे भैया जी, यहाँ पर हम 2 लोग हैं खाने के लिए और आप इतनी बड़ी थाली लेकर आ गए। अरे कैसे खाएंगे हम लोग? इतना खाना तो मैं पूरे हफ्ते में नहीं खाता, हम नहीं खा पाएंगे ये। राहुल जी, इसे बाहुबली थाली कहते हैं, ये इतनी ही बड़ी होती है। लेकिन यार, एक थाली में इतना सारा खाना है, हम दोनों मिलके तो क्या हमारी पूरी फैमिली नहीं खा सकती, और तुमने 2 थाली मंगवा ली। क्योंकि मेरा एक थाली से कुछ नहीं होगा, मैं तो दोनों थाली का खाना खा लेती हूँ। तुम्हारा पेट है या इंडिया गेट है? अरे भरता ही नहीं तुम्हारा पेट। अब आप मुझे खाने देंगे या नहीं? खाओ खाओ, मैंने कब मना किया? खाओ, तुम्हें ही खाना है, तुम ही खाओ। राहुल इतना कहकर चुपचाप हाथ बांधकर बैठ जाता है और माधुरी अपने साथ साथ राहुल की थाली का भी सारा खाना खा जाती है, जिसे देखकर राहुल बोलता है। तुम तो ऐसे खा रही हो ना जैसे आज से पहले तुमने कभी खाना देखा तक नहीं है। तुम जैसी लालची औरत ना मेरे नसीब में लिखनी थी क्या भगवान को? अरे कितना खाती हो तुम? सारा खा गए अकेले। एक बार झूठे मुंह पूछ तो लेती कि सुनिए जी, आप खाएंगे क्या? मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, तो क्यों बोलूं? और जब आपने पहले ही मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा तो मैं क्या करती? ठीक है, ये भी मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें बोल दिया। अब पेट भर गया हो ना तो घर चले। हाँ जी चलिए। माधुरी जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और राहुल बिल भरने के लिए काउंटर पर जाता है, जहां 7,000 का बिल देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो बिल भर के गाड़ी में बैठ जाता है और माधुरी से बोलता है। आज तो तुम मुझे यहाँ लेकर आ गई, दोबारा मुझे यहाँ लेकर आ मत जाना तुम। 7,000 का फटका लगवा दिया तुमने, वो भी बिना बात के। मजा भी तो आया, इतने टाइम बाद मुझे अपनी बाहुबली थाली खाने को मिली थी, ऐसे कैसे छोड़ देती मैं? अब चलिए वरना देर हो जाएगी। हाँ हाँ बोलो बोलो, अब तो तुम सब कुछ बोलोगी, तुम्हारा काम जो निकल चुका है। राहुल इतना कहकर माधुरी को लेकर घर के लिए निकल जाता है और घर पहुंचकर वो अपने कमरे में जा रहा था। तभी उसकी बहन रेनू उसे पीछे से आवाज लगाती है। भैया रुकिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। रेनू, तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। भैया मुझे आपसे 7,000 रुपए चाहिए, मुझे कॉलेज की फीस जमा करनी है। अरे पागल वागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी पिछले हफ्ते ही तो आई थी मेरे पास कि भैया फीस के पैसे चाहिए, तो 7,000 दिए तो थे तुम्हें, कहाँ गए वो पैसे? भैया वो पैसे। जाने दीजिए ना राहुल जी, क्या आप भी इतने सवाल जवाब कर रहे हैं? बात पैसों की है तो क्यों ना पूछूं मैं, बहुत मेहनत से आते हैं पैसे। भैया आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? आपको लगता है कि मैं कहीं गलत जगह पैसे खर्च करूंगी? तो फिर बताओ ना कि पैसे कहाँ खर्च किए तुमने। अभी इन मैडम के साथ गया था, इनको बाहुबली थाली खानी थी, उसका बिल पे करना पड़ गया मुझे। उस बात को लेके मैं बहुत इरिटेट हूँ और तुम आके कहती हो कि भैया पैसे चाहिए। ये क्या कह रहे हैं भैया आप? मैं सच कह रहा हूँ, तुम दोनों पानी की तरह पैसा उड़ाने में लगी रहती हो, जब देखो तब। भैया अभी 2-3 दिन पहले मैंने भी इनको बाहुबली थाली खिलाई है। हम साथ गए थे बाहर किसी काम से, इनको रेस्टोरेंट दिखाई दिया, ये सीधा जाके बैठ गई। बाद में मुझे बिल भरना पड़ा अपनी कॉलेज की फीस के पैसों से। भाभी आप कितनी लालची हैं। रेनू, मुझसे तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। अरे सही तो कह रही है ये। अरे तुम इसकी ना लालची भाभी हो। अरे तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें बहुत दिन हो चुके हैं, तुमने बाहुबली थाली नहीं खाई है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं खिला देता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुमने 2 दिन पहले ही खाया था। अरे यार शर्म आती है कि नहीं आती है तुम्हें? एक बार पूछा तक नहीं तुमने किसी से कि खाओगे? अपने पति और ननद की बातें सुनकर माधुरी वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन राहुल का दोस्त दिनेश उसके घर आता है। भाभी जी, राहुल कहाँ है? उसको बुला दीजिए, मुझे उससे जरूरी काम है। क्या काम है दिनेश? इतनी जल्दी में क्यों हो तुम?
भाभी जी, आज मेरा बर्थडे है, मैं उसके साथ बर्थडे पार्टी में जाने वाला हूँ। ये सही है, जब काम हो तो भाभी याद आती है, और आज जब पार्टी देने की बात आई तो सिर्फ अपने दोस्त को लेकर जा रहे हो। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। भाभी, वो सभी दोस्तों का अचानक से प्लान बन गया तो क्या करते, मैं आपको फिर कभी लेकर चलूंगा। रहने दो भैया, रात गई बात गई, बाद में कौन ही याद करता है। मैं सच कह रहा हूँ, आपको जहाँ जाना होगा मैं लेकर चलूंगा। वो तो बाद की बात है भैया, अभी क्या खिला रहे हो आप? बताइए क्या खाएंगी आप? आप जो बोलेंगी मैं वही खिलाऊंगा आपको। मुझे तो बस बाहुबली थाली खिला दो, उसमें खाने की सारी चीजें आ जाती हैं, मीठे से लेकर नमकीन तक, सब्जी से लेकर सलाद पापड़ तक। अच्छा जी, आज तक मैंने इस थाली के बारे में तो सुना नहीं, बल्कि मैं तो कब से दिल्ली में रहता हूँ। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, चलिए मैं आपके साथ ही चलती हूँ। आप मुझे खाने की ट्रीट भी दे देना और अपने दोस्त को भी वहीं से ले लेना। मैं कुछ समझा नहीं, वो घर पर नहीं है क्या? घर पर होते तो मैं आपसे इतनी बातें थोड़ी ना करती, और उनको आज ऑफिस में जरूरी काम था, लेकिन वो काफी तैयार होकर गए हैं। शायद उनका वहीं से जाने का कहीं प्लान हो। हाँ, हो सकता है, चलिए फिर। माधुरी दिनेश को पागल बनाकर उसके साथ उसी रेस्टोरेंट में चली जाती है जहां उसने पहले 2 बार बाहुबली थाली खाई थी और पेट भर के खाना खाती है और वो अकेली ही 2 थाली चट कर जाती है। भाभी जी, आराम से खाइए, अभी तो 2 ही थाली हुई है। आपको और खाना होगा तो मैं मंगवा दूंगा, बहुत पैसे हैं मेरे पास। नहीं नहीं भैया, 2 बहुत हैं। मैंने आपके इतने पैसे खर्च करवा दिए हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भाभी जी, अगर आज के दिन नहीं करवाओगी तो कब करवाओगी? भाई कहाँ है तू? भाई, वो भाभी को पता चल गया था कि आज मेरा बर्थडे है, तो मैं भाभी को पार्टी देने के लिए लाया हूँ। मैं उनको उनकी बाहुबली थाली खिलाने लाया हूँ। भाई ये क्या कह रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ भाई, उन्होंने 2 ही थाली खाई है अभी तक, और मैंने तीसरी मंगवा दी है। तू कहाँ है वैसे अब तक? भाई मैं तो तेरे साथ घूमने जाने वाला था, लेकिन अब तो लगता है तुझे ही घर जाना पड़ेगा। मैं क्या ही जाऊं तेरे साथ? भाई क्या कह रहा है तू? मैं कुछ समझा नहीं। भाई मेरे, जब तू बिल भरेगा ना तब सब समझ आ जाएगा तुझे। राहुल इतना कहकर कॉल रख देता है और कुछ देर बाद दिनेश बिल भरने के लिए काउंटर पर जाता है, जहां 15,000 का बिल देखकर वो अपना सर पकड़ लेता है और घूमने जाने की जगह घर वापस चला जाता है और राहुल को फोन करके खूब सुनाता है। भाई, तेरी बीबी ने तो मेरा ऐसा बिल बिठाया जिससे मैं पूरी जिंदगी भूल नहीं पाऊंगा। वो सच में साइज के हिसाब से नहीं खाती है। भाई, एक दिन उनको अच्छे से खिला दे, ताकि ऐसे लालच तो वो ना करे। इतना तो कोई जानवर भी नहीं खाता होगा जितना वो खाती है। मेरे पूरे 15,000 का बिल बिठा दिया उन्होंने। भाई बोला तो तूने था, तभी तो वो गई थी। भाई, उनके अंदर भी तो तमीज होनी चाहिए ना, कि पार्टी बोलकर कोई ले गया है तो उसको ना अच्छे तरह से ट्रीट करें। लेकिन वो तो खाने के ऊपर ऐसे टूटी जैसे उन्होंने कई जन्मों से खाना देखा ही नहीं। बुरा मत मानना भाई, लेकिन भाभी बहुत लालची है। दिनेश की बातें सुनकर राहुल को बहुत बुरा लगता है। गुस्से में रेस्टोरेंट जाता है और बाहुबली की 4 थाली पैक करवा के घर पहुंचता है और माधुरी को आवाज देकर बुलाता है। आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ 4 बाहुबली थाली। आज तुम्हारा जितना मन हो तुम उतना खा सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। जब तक तुम्हारा मन करे तब तक खाती जाओ, मैं और ला दूंगा, चिंता मत करना, जितना खाना है उतना खाओ। अपने पति के गुस्से से अनजान वो खाना शुरू कर देती है। जैसे तैसे करके वो 3 थाली खा पाती है और उसके बाद बोलती है, मैं अब नहीं खा पाऊंगी। क्यों नहीं खा पाओगी तुम? तुम्हें तो बाहुबली बहुत पसंद है ना। खाओ खाओ, आराम से खाओ। इसके चक्कर में ना तुमने हर जगह मेरी बेइज्जती बहुत करवाई है, अब तो तुम्हें खाना पड़ेगा। अपने पति की बात सुनकर वो समझ जाती है कि वो गुस्से में है और वो उससे अपनी गलती की माफी मांगती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और दोबारा वो कभी ऐसा लालच न करने का वादा भी करती है। विभा अपनी सास कुंती के साथ रहा करती थी। कुंती अक्सर अपनी बहू के कामों में कोई न कोई कमियां निकाला करती, लेकिन वो अपनी बहू से प्यार भी बहुत करती थी। ऐसे ही एक दिन विभा अपने घर में पोछा लगा रही थी, तभी उसकी सास गंदे पैर लेकर घर में आ जाती है
और उससे कहती है। बहू ये क्या सफाई कर रही है? जरा देख तो कितना गंदा फर्श है। ऐसे कोई सफाई होती है क्या? माँ जी, ये आपके पैरों की मिट्टी है जो गीले पोछे में साफ पता चल रही है। रहने दे बहू, तुझे तो पता नहीं कौन सी बीमारी है मुझसे जुबान लड़ाने की। अरे मेरे पैरों में जरा मिट्टी आ गई तो क्या हो गया? तो माँ जी, मैंने कब आपको कुछ कहा? आप तो ऐसे बोल रही हैं। अरे अभी आपने खुद ही तो कहा कि घर कितना गंदा है, तो बस मैंने भी आपको यही बताया ना कि ये मिट्टी किसी बाहर के इंसान की नहीं बल्कि आपके ही पैरों की है। कुंती कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही शाम को कुंती सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है जहाँ उसको जाले नजर आते हैं और उन जालों को देखकर कुंती एक बार फिर से अपनी बहू से कहती है। बहू जरा देख तो उधर दीवार पर कितने जाले हैं। मैं तो सही कह रही थी कि तू काम नहीं करती, काम से तू बचना चाहती है। क्यों सही बोल रही हूँ ना मैं? मम्मी जी, अगर आपको मेरे हाथों का काम पसंद नहीं है ना, तो मैं भी आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आप इस तरह कमियां निकालती रहेंगी ना, तो मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। फिर करती रहना अकेली काम। हाय राम, देखो तो कैसे बोल रही है। बहू मैंने तो बस तेरी कमी ही बताई थी, तो इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही है? तुझे पता भी है जब मैं इस घर की बहू थी ना, तो घर में कहीं भी जाले मकड़े नहीं आते थे और अकेले ही सारा काम करती थी और सास को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। देखो तो कितना झूठ बोल रही है। कोई भी बहू परफेक्ट हो ही नहीं सकती। हाँ ठीक है, जब आपकी सास से कभी सामना हुआ ना, तो मैं उनसे ये सवाल खुद ही कर लूंगी। बहू मुझे भी जरा बता दे, तू मेरी सास से मुलाकात कैसे करेगी? वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। उनकी आत्मा बुलाकर उनसे बात करूंगी मैं। हाय दैया बहू, तुझे काला जादू भी आता है क्या? हाँ, जरा संभल कर माँ जी। अच्छा, मैं चलती हूँ, खाना बनाने में देरी हो रही है। विभा अब रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, तो वहीं कुंती के दिमाग में विभा की बातें ही घूमती है। समय गुजरता है और उस दिन विभा मार्केट जाती है, जहाँ उसकी नजर ओझा बोर्ड पर पड़ती है और उसको देखकर विभा खुद से कहती है। ओ वाओ, ओइजा बोर्ड। क्यों ना मैं इस ओइजा बोर्ड को खरीद लूं। और माँ जी को बहुत दिक्कत होती है ना मेरे हर काम से, साथ ही वो हर चीज में एक्टिंग भी करती हैं। पर कोई बात नहीं, अब एक्टिंग करने की मेरी बारी है। अब मैं एक्टिंग करूंगी और माँ जी मेरी बातों पर विश्वास करेंगी। हाँ, यही सही रहेगा। खुद से बातें करने के बाद विभा उस ओइजा बोर्ड को खरीद लेती है और लेकर घर आती है। उस बोर्ड को देखकर कुंती कहती है। बहुए लकड़ी का गत्ता क्यों लेकर आ गई? माँ जी, कोई लकड़ी का गत्ता नहीं बल्कि ओइजा बोर्ड है ये। क्या बोझा बोर्ड? बहू ये बोझा बोर्ड क्या होता है? देखने में तो ये कोई मामूली लकड़ी का गत्ता लग रहा है। माँ जी, बोझा बोर्ड नहीं, ओइजा बोर्ड। इसमें हम किसी की भी आत्मा को बुला सकते हैं और जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आत्मा को बुला सकती हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सच में आत्मा को बुला सकती हूँ। बहू इसका मतलब तुझे सच में काला जादू आता है? मैंने अपने बेटे की शादी किससे करवा दी? ये तो कोई डायन है। माँ जी, आप जरा शांत हो जाइए और चुपचाप मेरी बातें सुनिए। मैं कोई काला जादू नहीं करती। उस दिन काले जादू वाली बात मैंने आपसे मजाक में कही थी, पर ये ओइजा बोर्ड वाली बात सच है और इस बोर्ड से किसी की भी आत्मा को बुला सकती हूँ मैं। अच्छा जी, फिर इससे तो मैं रघु के पापा की आत्मा को बुला सकती हूँ। क्यों सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ माँ, आप सही बोल रही हैं। मैं ससुर जी को भी बुला सकती हूँ। बहू जरा बुलाना। आखिरी समय में मैं उनसे बात नहीं कर पाई थी और अगर उनकी आत्मा आई तो क्या पता मैं उनसे बात कर सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए भी एक प्रोसीजर करना पड़ेगा। वो क्या है बहू? हमें घर की सारी लाइट्स ऑफ करके इस ओइजा बोर्ड के पास मोमबत्तियाँ रखनी होगी और जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपको मेरा हाथ नहीं छोड़ना और जब हमें इसको रोकना होगा तब हम इसको गुड बाय बोलेंगे, ठीक है? हाँ बहू ठीक है। इस तरह अब कुंती घर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देती है और अब दोनों सास बहू उस ओइजा बोर्ड के आसपास मोमबत्तियां जला देती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू अपनी एक एक फिंगर ओइजा बोर्ड के कॉइन्स पर रखती हैं और एक आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। क्या यहाँ ससुर जी की आत्मा है? हम उससे बात करना चाहते हैं। अगर यहाँ ससुर जी की आत्मा है तो हमसे बात करें। इतना बोलते ही विभा अपनी गर्दन को नीचे झुका लेती है और कहती है। क्यों बुलाया है मुझे? क्या काम है? विभा को ऐसे देखकर कहीं न कहीं कुंती बहुत डर जाती है, पर वो अपनी बहू के अंदर अपने पति की आत्मा को देखकर खुश होती है
और आंखों में आंसू लिए बोलती है। रघु के पापा, आप तो मुझे छोड़कर चले गए। आपने जरा भी नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद मुझ पर क्या बीतेगी। मैं हमारे रघु को कैसे पालूंगी। इस बात से अनजान कुंती कि उसकी बहू एक्टिंग कर रही है, वो इमोशनल हो जाती है। तभी अचानक विभा अपनी गर्दन उठाती है और अपनी सास को रोता देखकर उसे चुप करवाते हुए कहती, मम्मी जी चुप हो जाइए। देखा, मैं हूँ आपकी बहू विभा। आप सेंटी क्यों हो गई? नहीं बहू, बस यूं ही। अच्छा मम्मी जी आप चुप हो जाइए, या मैं आपकी सास को बुलाकर आपका सच पता करूं। पर इस बार आत्मा को मैं अपने ऊपर नहीं, आपके ऊपर बुलाऊंगी। बोलो, बुलाऊं? नहीं बहू, अच्छा चल इसको बंद करते हैं, शाम होने को आ गई। कुंती अपने आंसू पोंछकर वहाँ से चली जाती है। पर अपनी सास को इस तरह उदास और रोता देखकर विभा को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो खुद से बोलती है, मैंने ये क्या कर दिया? मैं तो माँ जी के साथ थोड़ा गेम खेलना चाहती थी, पर मैंने तो माँ जी को ही रुला दिया। मैं कितनी बुरी हूँ। मैं किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकती हूँ, बस इसलिए मुझे माँ को सब बताना होगा। अपनी सास को वो सब कुछ बता देगी, ये सोचकर वो खाना बनाने लगती है। एक तरफ विभा खाना बना रही थी तो वहीं दूसरी तरफ कुंती की एक पड़ोसन उसके घर आती है। पर ये क्या, ये तो वही है जिससे विभा ने ओइजा बोर्ड खरीदा था और वो उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे कुंती बहन, कैसी हो तुम? मैं तो सही हूँ, पर तुम बताओ आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। अरे मैं तो यहाँ देखने आई थी कि तुम दोनों सास बहू उस ओइजा बोर्ड से खेल भी रहे हो या नहीं। आजकल के बच्चे में उसका क्रेज बहुत ज्यादा है और अब तो मैंने तुम्हारी बहू को भी ओइजा बोर्ड दिया है। ओइजा बोर्ड तुमने उसको दिया है? और नहीं तो क्या, आज विभा बहू मुझसे ही तो ओइजा बोर्ड लेकर गई थी। हाँ हाँ बहन, वो लेकर आई थी और हमने खेला भी। सच में बहुत अच्छा और मजेदार खेल है वो। तू यहीं रुकना, मैं बहू को बोलती हूँ, वो तेरे लिए चाय ले आएगी। इतना बोलकर अब कुंती अपनी बहू के पास जाती है और उसे बोलती है, बहू तूने मेरे साथ मजाक क्यों किया? तूने मेरी फीलिंग का मजाक क्यों बनाया? जब तू जानती है कि मैं तेरे ससुर जी से कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तूने। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बताने ही वाली थी पर आपको सब पता चल गया। माँ जी मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस मैं आपके साथ मजाक कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा मजाक आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर जाएगा। मैं बस एक्टिंग करना चाहती थी, सॉरी माँ जी। विभा माफी मांगती है और कुंती उसे माफ भी कर देती है और अपनी बहू से अपनी पड़ोसन के लिए चाय बनाने को कहती है। थोड़ी देर बाद सभी साथ में बैठकर चाय पीते हैं और कुछ देर के बाद पड़ोसन अपने घर चली जाती है, जिसके बाद विभा कभी इस तरह का मजाक अपनी सास के साथ नहीं करती। नीलिमा की छोटी बहू नंदनी के हाथ में बड़ा जादू था। वो जो भी कुछ बनाती बेहद स्वादिष्ट बनता, लेकिन एक चीज थी जिसे बनाने का सोचने में भी उसका मुंह उतर जाया करता। वो थे आलू के पकौड़े, क्योंकि ना उसे पकौड़े बनाना पसंद था और ना ही उसे बनाने आते थे। उसकी शादी को एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन सभी लोग साथ बैठकर शाम की चाय पी रहे थे। तभी नंदनी का पति अरमान कहता है, माँ कुछ खाने के लिए भी दे दो। अभी चाय के समय पर तुझे भूख क्यों लग रही है? भूख नहीं, बस ऐसे ही कुछ मजेदार खाने को मन कर रहा है। कुछ गरम पकोड़े मिल जाते तो बढ़िया होता। देवर जी सीधे सीधे कहिए ना कि पकोड़े खाने का मन है। आप सब इंतजार करिए, मैं अभी सबके लिए आलू के पकोड़े तैयार करके लाती हूँ। ना ना बड़ी बहू तू बैठ। क्या हुआ माँ, अच्छा पकोड़े तलने जा रही हो क्या? फिर रहने दो, क्योंकि आपके हाथों के बने पकोड़ों में वो स्वाद नहीं। उसके इतना कहते ही नीलिमा उसके सर पर जोर से मारते हुए कहती है, नालायक, माँ की बुराई करता है। मैं तो बहू से ये कह रही थी कि जब पकोड़े बनाने की बात उठी ही है तो क्यों नहीं आज छोटी बहू आलू के पकोड़े बनाए। हाँ ये भी ठीक है। वैसे भी नंदिनी के हाथ की पहली रसोई के बने खाने का स्वाद अभी तक मेरी जुबान पर है। आहा लाजवाब। मैं बनाऊं पकोड़े? पकोड़े नहीं, आलू के पकोड़े। सासू माँ मैं बनाती हूँ ना। वैसे भी अगले हफ्ते से तो देवरानी जी रसोई का काम करने ही लगेंगी, तो अभी रहने ही देते हैं ना। अरे बड़ी बहू, सिर्फ पकोड़े बनाने के लिए ही तो कह रही हो, इसमें क्या बड़ी बात है? क्यों छोटी बहू, बना देगी ना। अब बेचारी नंदनी क्या जवाब देकर उसे समझाती, लेकिन वो सभी के सामने सर हिलाकर रसोई की तरफ जाती है और कुछ आलू बर्तन में लेकर धोने लगती है और आलूओं को देखते हुए कहती है, आलू के पकोड़े, क्या यार पकोड़े खाने हैं इनको। अब क्या कहूँ कि सब कुछ बनाने वाली को आलू के पकोड़े बनाने नहीं आते।
वो मुंह बनाकर आलूओं को छीलने लगती है। तभी उसकी जेठानी प्रियल वहाँ आती है तो नंदिनी का उदास चेहरा देखकर उससे पूछती है। तो नंदिनी कहती है, वो जेठानी जी, बात ये है कि मुझे आलू के क्या कोई भी पकोड़े बनाने नहीं आते और ना ही पसंद है पकोड़े, इसलिए अब तुम सोच में पड़ी हो कि कैसे बनाऊं पकोड़े, है ना? हाँ जेठानी जी। कोई बात नहीं, आज मैं पकोड़े बनाती हूँ और तुम देखकर सीखो, क्योंकि आज ना सही लेकिन कभी तो पकोड़े बनाने ही पड़ेंगे ना। थैंक यू जेठानी जी। प्रियल आलू के पकोड़े बनाना शुरू करती है और नंदिनी बस उसे देखती रहती है। कुछ देर में जब गर्मा गर्म आलू के पकोड़े बनकर तैयार होते हैं तो प्रियल एक आलू का पकोड़ा उठाते हुए नंदिनी को देती है। तो चक्कर बताओ कैसा बना है, नमक कम ज्यादा तो नहीं है? पर जेठानी जी, मैंने आपको बताया ना कि मुझे पकोड़े पसंद ही नहीं है। हाँ तो मैं कौन सा खाने को कह रही हूँ, बस चक्कर तो बताओ। प्रियल के कहने पर नंदिनी आलू के पकोड़े चखती है और 2-4 और उठाकर कहती है, ये तो बहुत टेस्टी है जेठानी जी। मतलब आलू के पकोड़े क्या इतने टेस्टी होते हैं? अरे अभी तो तुम कह रही थी कि पकोड़े पसंद नहीं हैं और अब कैसे स्वाद लेकर खा रही हो? वही तो, आपने ये आलू के पकोड़े बहुत ही बढ़िया बनाए हैं, सच में। ओहो ठीक है, लो तुम आराम से बैठकर आलू के पकोड़े खाओ, मैं बाकी के बाहर देख कर आती हूँ। जरा वहाँ से केचप पकड़ा देना। अभी देती हूँ। इतना कहकर नंदिनी केचप की बोतल प्रियल को दे देती है और बैठकर आलू के पकोड़े खाने लगती है। इस तरह प्रियल के बनाए आलू के पकोड़े उसे बहुत पसंद आते हैं और इस तरह वो आलू पकोड़े बनाने से ज्यादा खाने पर ध्यान देती है। समय बीतता है, जब भी उसका मन करता तो वो अपनी जेठानी से कहकर आलू के पकोड़े बनवाती और मजे से खाती। एक रोज वो सारे घर का काम अकेले कर लेती है और दोपहर के वक्त अपनी जेठानी से जाकर कहती है, जेठानी जी, सारा काम तो मैंने कर दिया है, तो मेरे लिए थोड़े आलू के पकौड़े तल दो। देवरानी जी, ये कौन सा समय है पकोड़े खाने का, खाना बना रखा है वो खा लो ना। खाने वाली भूख नहीं है ना जेठानी जी, मन कर रहा है आलू के पकौड़े खाने का। तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम ज्यादा ही आलू के पकोड़े खा रही हो? सासू माँ को पता लगा ना तो खाने के साथ बनाने वाले की भी खबर लेंगी वो। प्रियल बोल ही रही थी कि तभी नीलिमा वहाँ आती है और अचानक कहती है, बहुओं, एक बात बताओ, रसोई में सारी सब्जियां हैं लेकिन आलू बस 2-4 पड़े हैं, कहाँ गए सारे आलू? वो सामने वाली कांता आंटी है ना, वो आलू मांगने आई थी तो मैंने मना कर दिया, लेकिन वो जबरदस्ती सारे आलू ले गयी। दैया रे दैया, ये कलयुग की पड़ोसने घर से सब्जियां भी जबरदस्ती ले जाने लगी। पहले का जमाना ही ठीक था, प्यार से कम मांग ही लिया करती थी। कोई बात नहीं सासू माँ, मैं शाम को बाजार जाकर ले आऊंगी। जेठानी जी, आज ना सही कल तो बनाऊंगी ना आलू के पकौड़े। प्रियल बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। शाम के समय नंदिनी आलू खरीदने के लिए बाजार जाती है, जहाँ वो 5 किलो आलू तुलवा लेती है और बाजार घूमते हुए वापस आ रही होती है तो बाजार में उसे एक जगह पकोड़ों का ठेला दिखता है और वो वहाँ जाती है और कहती है, भैया आलू के पकौड़े कैसे दिए? 20 रुपए प्लेट मैडम। ठीक है, 2 प्लेट लगा दीजिए। थोड़ा समय लगेगा मैडम, अभी बनाने पड़ेंगे। हाँ, कोई नहीं, आलू के पकौड़े खाने के लिए थोड़ा इंतजार तो मैं कर ही सकती हूँ। कुछ देर इंतजार करने के बाद नंदिनी आराम से आलू के गर्मा गर्म पकोड़े खाने का आनंद लेती है। तो वहाँ बहुत देर होने पर जब नंदिनी बाजार से घर नहीं आती तो उसकी सास प्रियल से कहती है, ये तेरी देवरानी बाजार से सब्जियां लेने गई है या बेचने? खाना बनाने का समय हो गया है, ये अब तक नहीं लौटी। मुझे क्या पता सासू माँ कहाँ रह गई। तभी नीलिमा बाहर जाती है और सब्जी का थैला लिए लौट रही पड़ोसन कांता को टोकते हुए कहती है, अरे ओ कांता, बाजार से आ रही है क्या? नहीं, मैं तो कीर्तन भजन करने गई थी, प्रसाद में सब्जियां मिल रही थी तो उठा लाई। हो गई नौटंकी? ये बता, मेरी छोटी बहू कहीं दिखी थी क्या बाजार में? अरे हाँ, वो तो कल्लू पकोड़े वाले की दुकान पर आलू के पकोड़े खा रही थी, आ रही होगी। देवरानी जी भी ना आलू के पकोड़े खाने के पीछे पागल ही हो गई हैं। तू कहना क्या चाहती है बड़ी बहू? सासू माँ, वो प्रियल अपनी सास को नंदिनी के आलू के पकोड़े ज्यादा खाने वाली बात बता देती है और ये भी कि कांता आंटी के सारे आलू ले जाने वाली बात नंदिनी ने झूठ कही थी। थोड़ी देर बाद जब नंदिनी घर आती है तो उसकी सास उसे घूरते हुए कहती है, आ गई आलू के पकोड़े खाने वाली। यहाँ हम भूखे बैठे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं
और ये है कि आलू के पकौड़े ठूस कर आ रही है। नहीं सासू माँ, कैसी बात कर रही हो? मैं तो बाजार में ना भटक गई थी, इसलिए घर आने में थोड़ा समय लग गया। देवरानी जी, बस कांता आंटी ने तुम्हें बाजार में देख लिया था, इसलिए अब झूठ मत ही बोलो। प्रियल के इतना कहते ही नंदिनी सर नीचे झुका लेती है। तभी नीलिमा कहती है, बहू इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात थी? और पहले भी आलू को लेकर तूने हमसे झूठ कहा है। सासू माँ, कुछ दिनों से मुझे आलू के पकौड़े बहुत अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन मुझे बनाने नहीं आते। आज मैंने जेठानी जी से कहा था, लेकिन घर में आलू ही खत्म हो गए थे। बाजार गई तो वहाँ आलू के पकौड़े देखकर खुद को खाने से रोक नहीं पाई। ठीक है, समझ गई मैं। जाओ दोनों खाने की तैयारी करो। और हाँ, अब से छोटी बहू तू आलू के पकौड़े तभी खाएगी जब तुझे बनाने आ जाएंगे। इतना कहकर नीलिमा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे नंदिनी अपनी जेठानी से आलू के पकोड़े बनाना सीखती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।